नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आशा रखती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। तो दोस्तों, वंस अगेन आई वेलकम यू इन द सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स 2024 हाइलाइट्स। ओके, लास्ट वाले वीडियो में हमने कुछ स्कीम्स देखी थी, ओके, दैट वर इंट्रोड्यूस्ड, दैट वर इम्प्लीमेंटेड इन 2024। ओके, 2024 में कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो थी उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, वो हमने लास्ट सेशन में देखा था। ठीक है, एंड दैट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ MCQs। इज दैट क्लियर? अब आज हम कुछ दूसरे MCQs देखेंगे कि 2024 में और क्या नए इवेंट्स हुए थे। ओके, और हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनके बारे में हमने सुना होता है लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं होता, राइट? ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम। अगर आपको पता है आंसर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो चिंता मत कीजिएगा। आई एम हियर टू हेल्प यू विद दैट ओनली। ओके, ऑल राइट। So the very first question here is, how many personalities have been awarded with Padma Award 2024? ओके, क्या आपको इसके बारे में आइडिया है कि कितनी पर्सनालिटीज़ को हमने पद्मा अवार्ड दिया था 2024 में? ओके, सो हैव यू हर्ड अबाउट दिस पद्मा अवार्ड? कि मैडम पद्मा विभूषण सुना है, पद्मा भूषण सुना है, ओके, लेकिन ये क्या है? और पद्मश्री सुना है, तो ये पद्मा अवार्ड क्या है 2024? नो प्रॉब्लम, हम सब कुछ जानेंगे। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वील आंसर दिस। ओके, अराउंड 132 पर्सनालिटीज़ को पद्मा अवार्ड दिया गया था 2024 में। अब एक कन्फ्यूजन होगा कि एक ही अवार्ड 132 पर्सनालिटीज़ को, ओके, यानी कि 132 लोगों को एक ही अवार्ड। ओहो, 132 लोगों ने एक साथ इतने सारे अच्छे काम कर दिए, तो बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। ओके, सो डोंट वरी। ओके, आपके क्वेश्चंस का जवाब है मेरे पास। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इनिशियली 1954 में, ओके, इनिशियली 1954 में 2 अवार्ड्स दिए गए थे, दैट इज भारत रत्न, ओके, और दूसरा है पद्मा अवार्ड। ठीक है, इनिशियली ये 2 अवार्ड्स दिए जाते थे। इज दैट क्लियर टिल हियर? ठीक है, उसमें से ऐसा कहते हैं कि भारत रत्न जो है ना वो फर्स्ट डिग्री ऑनर है, मतलब किसी ने बहुत ज़्यादा स्पेशल काम, बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड किसी ने ना किया हो, ऐसा कोई योगदान दिया है सोशल सर्विस की फील्ड में, आर्ट की फील्ड में, ओके, साइंस एंड एक्सप्लोरेशन की फील्ड में, ओके, किसी भी फील्ड में अगर आपने कुछ बढ़िया काम किया है, एकदम ऐसे सराहनीय ऐसा कोई योगदान आपने दिया है, तो आपको भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, विच इज़ फर्स्ट डिग्री ऑनर, सबसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाला ये अवार्ड मिलता है हमें, भारत रत्न। ठीक है, और ऐसा कहते हैं कि एनुअली यानी साल में सिर्फ 3 बार आप भारत रत्न दे सकते हो। ओके, मतलब आपको चूज करना बहुत डिफिकल्ट है और भारत रत्न की कैटेगरी लिस्ट में आना बहुत मुश्किल है। ओके, कि भाई भारत रत्न अवार्ड आपको अगर चाहिए तो आपको किस लेवल का योगदान देना होगा या किस लेवल का कोई काम करना होगा जिससे कि आपको भारत रत्न दिया जाए। ठीक है, क्योंकि ये साल में सिर्फ 3 ही बार दिया जाता है और अब तक 53 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। ओके, दिस इज जस्ट अ लम्प सम अमाउंट। ओके, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ अभी तक हमारे पास भारत रत्न को लेकर ये इंफॉर्मेशन है। ओके, अब दूसरी बात, ये पद्मा अवार्ड की अगर अब हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज गिवन बाय द पद्मा कमिटी। ओके, इसमें किसे अवार्ड देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, ओके, जो पूरी लिस्ट आती है नॉमिनीज की, उसमें से किसे अवार्ड देना चाहिए एक्चुअली वो पद्मा कमिटी द्वारा डिसाइड किया जाता है। ओके, और एक चीज़ आपको बता दूं कि इनिशियली ये जो पद्मा अवार्ड है ना, इसके 3 भाग हुआ करते थे, मतलब 3 तरीके से दिया जाता था पद्मा अवार्ड को। ओके, जिसे हम बोलते हैं पहला वर्ग, ओके, दूसरा वर्ग और ये तीसरा वर्ग। अब आपको बता दूं कि अब इसके बाद ना इवेंचुअली जैसे जैसे टाइम निकला इनका नाम बदल के पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण, ओके, और पद्माश्री कर दिया। इज दैट क्लियर टिल हियर? ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण और पद्माश्री जो है वो क्यों दिए जाते। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो
पद्मा विभूषण जो है ये एक्सेप्शनल चीजों के लिए दिया जाता है, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि बहुत ज्यादा ही अच्छा काम किया हुआ है तो हम भारत रत्न देंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने आर्ट की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, साइंस एंड टेक की फील्ड में, सोशल सर्विस में, ओके, या फिर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में बोल सकते हो, ट्रेड की फील्ड में बोल सकते हो, बिजनेस की फील्ड में बोल सकते हो, कुछ एक माइंड ब्लोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन अगर उन्होंने दिया है तो हम उन्हें देंगे पद्मा विभूषण, ठीक है। उसके बाद अगर उससे थोड़ा अच्छा, उससे थोड़ा कम अच्छा काम किया है, मतलब समझ रहे हैं ना, एक कैटेगरी होती है, एक चीज होती है जिससे वो लोग डिसाइड करते हैं कि पद्मा विभूषण देना है, पद्मा भूषण देना है या पद्मा श्री देना है, ठीक है। सब में आपके काम जो है वो तो एक नंबर ही होते हैं, ठीक है। आप डिस्टिंग्विश सर्विस ही देते हैं, जो कैसी किसी ने भी ना दी हो ऐसी सर्विस ही आप देते हैं, ठीक है। सभी में आप डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ही देते हैं, इसमें एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड सर्विस होती है, सब में आप डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ही देते हैं, ठीक है। और वैसे ही पद्माश्री में भी आप डिस्टिंग्विश्ड सर्विस देते हैं, ठीक है। बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है तीनों अवार्ड्स के बीच में कि कौन सा अवार्ड किसे दिया जाना चाहिए, किस काम के लिए, वो बहुत ही ज्यादा स्लाइट डिफरेंस होता है, ठीक है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा आप नहीं जानेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि पद्मा कमेटी जो है ना ये हर साल इलेक्ट की जाती है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, ओके। हर साल प्राइम मिनिस्टर द्वारा ये पद्मा कमेटी जो है वो बनाई जाती है, क्योंकि ये जो अवार्ड होता है ना, दिस अवार्ड इज गिवन, माफ करना, इज गिवन एनुअली, हर साल 26 जनवरी की शाम को ये दिया जाता है, ओके। 26 जनवरी की शाम को ये दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब जैसे अभी हम बोले, हाँ, तो जैसे इस बार जो 26 जनवरी 2025 था, ठीक है, उस दिन अवार्ड देने के लिए हमने पहले से ही पूरा डिसाइड कर रखा होगा कि हमें किसे किसे अवार्ड देना है। इज दैट वेरी क्लियर, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास भारत रत्न पद्मा अवार्ड के बारे में, ठीक है, जिसमें हमें पता चला पद्मा भूषण क्या है, पद्मा विभूषण क्या है, पद्मा श्री क्या है। इज दैट क्लियर टिल हियर, ठीक है। इसके अलावा और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि अगर हम पद्मा अवार्ड्स में भी डिवाइड करें कि किसको कौन सा दिया था, तो यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने टोटल ऑफ 132, अभी हमने देखा ना 132 पर्सनालिटीज को दिया, तो 132 कैसे, सी पद्मा विभूषण जो थे ना वो 5 ही है, पद्मा विभूषण बहुत कम को मिलते हैं तो वो 5 है, पद्मा भूषण जो है वो 17 को मिले और पद्माश्री जो है वो 110 लोगों को मिला। समझ आया? सो इससे आपको समझ आ गया होगा जो कोई भी चीज बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है, बहुत ज्यादा प्रेशियस होती है, ओके, वो हमेशा कम लोगों के पास ही होगी, ठीक है, क्योंकि उनका वैसा कंट्रीब्यूशन रहता है जैसा किसी का भी नहीं है, ठीक है। ये हमारे सामने लिस्ट है कि 2024 में किन 5 लोगों को पद्मा विभूषण मिला था, किस किस फील्ड में, आर्ट की 3 को आर्ट की फील्ड में, एक को सोशल वर्क की फील्ड में और एक को पब्लिक अफेयर्स, ओके, पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी बात को ऊपर उठाना या उसमें अपना योगदान देना, उसके लिए भी दिया गया है, ठीक है। सो सी हमारे सामने नाम है, okay, that is जयंती माला, okay, वैजयंती माला बाली, okay, श्री कोनिडेला चिरंजीवी, श्री वेंकैया नायडू, okay, श्री बिंदेश्वर पाठक एंड श्री मिस पद्मा सुब्रमण्यम। इज दैट वेरी क्लियर, ठीक है। ये सब इनके अलग अलग स्टेट है, ओके, ये कौन सी स्टेट से है। इज दैट क्लियर टिल हियर? तो ये है हमारे यहाँ का पद्मा विभूषण 2024 जो 5 लोगों को दिया गया था। किस किस फील्ड में? तो आर्ट, 3 को आर्ट मतलब कोई भी कला हो सकता है, समझिए, आर्ट मतलब कोई भी कला हो सकता है, सिर्फ पेंटिंग नहीं, ओके, कोई भी कला हो सकता है। इज दैट क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है स्क्रीन पर। अगर आपको जवाब पता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ट्राई कर सकते हैं। Which country hosted 46th UNESCO World Heritage Committee session? ओके, कि ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सेशन जो था वो होस्ट किया था, ओके, ऑर्गेनाइज किया था, होस्ट किया था। एनी आइडिया? इंडिया, यूके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड? ऑलराइट, सो इसके बारे में अगर आपको आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। सो इंडिया ने होस्ट किया था, ओके, 2024 में इंडिया ने ये 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सेशन जो था वो ऑर्गेनाइज किया था। क्लियर? ओके, अब इसके बारे में हम थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैब करते हैं, ठीक है। जैसे यूनेस्को की मैं अगर बात करूं कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। ये तो बहुत इजी है, आना ही चाहिए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एजुकेशन से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड और कल्चर से रिलेटेड अगर मतलब कोई भी चीज़ है, कोई साइट है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसे प्रिजर्व करने का जिम्मा जो है वो यूनेस्को लेती है। ओके, यूनाइटेड नेशंस की ये ऑर्गेनाइजेशन उसे प्रिजर्व करने का जिम्मा लेती है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब जैसा कि आप इसे पढ़ पा रहे, ठीक है, व्हाट इट इज 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सेशन, राइट। अब ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लिखा है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशंस जो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में जगह जगह ऑब्जर्व करती है, सर्वे करती है और उसके बाद ऐसी साइट्स निकाल कर लाती है जिन्हें वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ऐड करती है। ओके, अगर अब वो कोई भी जगह है, कोई भी मॉन्यूमेंट है, कुछ भी चीज़ है, जैसे ही वो अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आ जाता है, ठीक है, उसका मतलब ये हुआ कि यूनेस्को जो है वो उसे प्रिजर्व करना चाहता है फ्यूचर जनरेशन के लिए, कि भाई इस चीज़ को चाहे जो हो जाए कोई आंच नहीं आनी चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करो, इसको अगर पब्लिक से दूर रखना पड़ रहा है पब्लिक से दूर रखो, लेकिन ये मुझे चाहिए जिससे कि लोग आने वाले फ्यूचर में, आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है वो इसे देख सके और जान सके कि हमारा जो अर्थ है, ओके, हमारा जो प्लैनेट है, हमारे यहाँ जो अर्थ है, ठीक है, व्हाट इट हैज़ गिवन, ओके, उसने हमें क्या दिया है हेरिटेज के नाम पे। हेरिटेज मतलब आप समझते हैं ना कि जो चीज़ें हमें विरासत में मिलती है, जो चीज़ें हमें इस तरीके से कि गिफ्ट जैसे मिलती है, ओके, हमारे एंसेस्टर्स द्वारा, कोई भी दे सकता है, ठीक है। तो जैसे नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज दोनों होता है। कल्चरल हेरिटेज हमारे एंसेस्टर्स ने दिया होता है, नेचुरल हेरिटेज हमें हमारी खुद की अर्थ गिफ्ट करती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो वो उन्हें प्रिजर्व करना चाहता है फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। तो वो पहले पूरा देख परखता है, उसका इंपॉर्टेंस समझता है कि भाई ये सच में इतनी ज़रूरी चीज़ है या नहीं। इज दैट क्लियर? ठीक है, उसके बाद ही वो इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ऐड करता है, ठीक है। तो उसी के लिए अब ये कमेटी बनाई जाती है, दैट इज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ओके, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो मीटिंग करके इसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। एट प्रेजेंट इंडिया को इसका 21st मेंबर बनाया गया है। एट प्रेजेंट इंडिया को इसका 21st मेंबर बनाया गया है 2021 से 2025 के टर्म के लिए। ओके, कुछ फिक्स टर्म नहीं होता, बट लगभग इट इज़ ऑलमोस्ट 4 to 5 years का ही टर्म होता है। ओके, सो इस तरीके से 2021 से 2025 तक इंडिया जो है वो इसका 21st मेंबर रहने वाला है। इज दैट क्लियर टिल हियर? ठीक है, और ये ऑल राइट, उसके अलावा अभी हम देखने जाएं, ऑलराइट, ठीक है, ये समझ आया आपको? तो इस बार जो इसकी कमेटी का जो सेशन हुआ था, तो इस तरीके से जैसे इंडिया इसका 21st मेंबर है ना, तो वैसे 20 और मेंबर कंट्रीज हैं। ओके, ये सब एक जगह मिलके डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके से हम हमारे हेरिटेज साइट्स को, या हमारे जहाँ पे जो कुछ भी हेरिटेज है उसे कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये लोग मीटिंग करके क्या करते हैं, दे शेयर आइडियाज़ टू प्रिजर्व कल्चरल ब्यूटी, कि हमारी कल्चरल ब्यूटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व किया जाए। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये इंडिया का 4th टर्म है, मतलब इससे पहले इंडिया 3 बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मेंबर रह चुका है। ये इंडिया का 4th टर्म है, 4थी बार इंडिया को उसका मेंबर बनाया गया है। इज दैट क्लियर टिल हियर? ठीक है, दूसरी बात ये है कि इस बार इनका जो मेन मोटो था, इस बार इनका जो थीम था, दैट वाज सहनो यशः, ओके, जिसका मतलब ये है मे आर ग्लोरी ग्रो। ओके, जिस चीज़ से हमें ग्लोरी मिलती है, ओके, आप हमेशा बोलते हैं ना दैट इंडिया हैज़ अ ग्लोरीफाइड हिस्ट्री, तो मतलब हमारे हिस्ट्री जो है ना वो हमेशा चमक देने वाली है। जब भी लोगों को हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, एक चमक आ जाती है उनके फेस के ऊपर। इज दैट क्लियर टिल हियर? ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। सो ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसके बारे में हमें ये पता चला है। क्लियर टिल हियर? ठीक है, और साथ ही आपको बता दूं कि इंडिया जो है वो 6th
कंट्री है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है ना, उसमें कंट्री की लिस्ट है ना, जितनी भी कंट्रीज है कि भाई कहाँ कहाँ पे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, तो उसमें इंडिया जो है वो 6th नंबर की कंट्री है। ठीक है, दूसरी बात, इंडिया ने इस बार होस्ट किया था ना, तो उसके पीछे इंडिया का रीज़न ये था कि जिससे कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे एक्सपोजर मिले, जिससे लोगों को पता चले कि इंडिया के पास इतनी सारी हेरिटेज साइट्स हैं, मतलब देयर मस्ट बी समथिंग। इंडिया जो है इट्स अ कंट्री मस्ट विजिटिंग। और अगर कोई हमारे यहाँ पे एक बार आता है तो उसके साथ ट्रेड करना है, एक बार हमारे यहाँ कोई विजिट करता है तो या तो वो हमारे साथ ट्रेड करने का सोचेगा या हमारे साथ सेटल होने का सोचेगा, जो एक तरह से हमारे लिए ग्रोथ का काम करेगा। इज दैट क्लियर टिल? ठीक है, सो दिस इज द थिंग। और ऐसा कहते हैं कि अभी तक यूनेस्को द्वारा 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाई गई हैं इंडिया में। ऐसा कहते हैं एट प्रेजेंट इंडिया में 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाई गई है। ठीक है, और अभी जो रिसेंटली हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है वो ये है चोराइडो मैडम। चोराइडो मैडम, इज दैट क्लियर? तो ये हमारी 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे ये बनाने के पीछे की वजह ये है क्योंकि यहाँ पे हमें अहोम रॉयल बरियल मिलता है। अहोम किंगडम जो था ना वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी किंगडम था। उसने इस असम जगह में वहाँ पे उसकी डायनेस्टी का रूल था। ठीक है, और वहाँ पे ही उनके रॉयल बरियल्स हमें देखने को मिलते हैं। इज दैट क्लियर? बरियल मतलब दफनाई हुई चीज़ें उनकी वहाँ से हमें मिलकर आती है। ठीक है, तो और ऐसा भी कहते हैं कि बेसिकली जैसे आपको पता है इजिप्ट में है ना, ये लोग है ना पिरामिड्स बनाते हैं। इजिप्ट में ये लोग पिरामिड्स बना के उसके नीचे दफनाते हैं, तो वैसा हमें यहाँ पे कराइडो मैडम में देखने को मिलता है असम के। इज दैट क्लियर टिल? ठीक है, इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन की मैं अगर बात करूँ, ठीक है, तो इट वाज मतलब ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन जो है इट वाज हेल्ड इन भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली में इस जगह पे उसे हेल्ड किया गया था। टोटल इसके कितने मेंबर्स है? 21, और 21st मेंबर कौन है? इंडिया। सो सी 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इज दैट क्लियर? तो अगर ऐसा कहते हैं कि इसमें इन लोगों ने ये कहने की कोशिश की है कि इसके साथ असम में हमारे पास लगभग 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई। सो याद रखिएगा, इसमें कोई ऐसी पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता कि इसी जगह से बनाने। जो जगह सच में उतना इम्पोर्टेंस डिजर्व करती है फ्यूचर के लिए, जो जगह सच में इतना डिजर्व करती है कि भाई इसे फ्यूचर जनरेशन द्वारा ज़रूर जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए, तो वहाँ पे उसे वो जगह दे दी जाती है। इज दैट क्लियर टिल? ओके, सो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन अबाउट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सेशन। क्लियर? और एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये तो मैंने आपको बताया कि अराउंड 43 जो ऑलरेडी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में है, लेकिन अभी कितने सारे हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में है, मतलब ऐड किया जा सकता है, वैसे फीचर्स हैं कि उसे उस परमानेंट लिस्ट में ऐड किया जा सके। इज दैट क्लियर? तो बहुत सारे तो अभी टेंटेटिव लिस्ट में है। क्लियर टिल? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अगर आपको पता है इसका जवाब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? विच इंडियन मिशन was awarded the prestigious John L. Jack Swigert Jr. Award for space exploration. For space exploration. तो आदित्य L1, निसार, Chandrayaan 3 and none. So basically Chandrayaan 3 was given that award. Chandrayaan 3 was given that award. अब ये क्या है मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। John L. Jack. स्विगट जूनियर अवार्ड। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये इस एक व्यक्ति के नाम पे रखा गया है, दैट इज जॉन एल जैक स्विगट। इनके नाम पे रखा गया है। जो बहुत ही यंग उम्र में ये एक अवार्ड है जो इस व्यक्ति के नाम पे रखा हुआ है। स्पेस फाउंडेशन द्वारा ये अवार्ड लॉन्च किया गया है। ये व्यक्ति के नाम पे स्पेस फाउंडेशन द्वारा ये अवार्ड लॉन्च किया गया है, और ये किसी भी इंडिविजुअल को दिया जा सकता है,
किसी ग्रुप को दिया जा सकता है, यानी किसी टीम को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को। अब सवाल उठता है कि ये अवार्ड दिया क्यों जाता है? तो ये अवार्ड उस व्यक्ति के नाम पे इसीलिए रखा गया है क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अपोलो 13 जो मिशन था, ठीक है, अपोलो 13 जो मिशन था उसमें उन्होंने बहुत ही मेजर एक काम, ऐसा कहो कि क्रिटिकल रोल प्ले किया था ओके वापस रिटर्न होने में, इन सेफ रिटर्न। ऐसा क्यों कि वापस आने में इतनी तकलीफ उन्हीं को क्यों हुई? सभी को होती है, सिर्फ उन्हीं को क्यों हुई? उनको इसीलिए हुई क्योंकि ऑक्सीजन टैंक एक्सप्लोजन हो चुका था। ओके, ऑक्सीजन टैंक एक्सप्लोजन हो चुका था, उसके बावजूद भी समहाउ ही मैनेज्ड टू रिटर्न बैक टू हिज होमलैंड। ओके, उनके होमलैंड पे वापस आना उन्होंने किसी तरह मैनेज किया ऑक्सीजन टैंक एक्सप्लोजन होने के बावजूद भी। इसीलिए वो चीज़ को तब से स्पेशल माना गया है कि अब कोई भी इंडिविजुअल ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन जब भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में कुछ नया करेगी, कोई नई सिद्धि प्राप्त करेगी, ओके, कोई नया माइलस्टोन सेट करेगी, तो हम उसे ये अवार्ड से सम्मानित करके इस व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन भी याद करेंगे और लोगों को भी ये एहसास करवाएंगे कि आपका ये कंट्रीब्यूशन जो आपने दिया या आपने ये जो काम किया ये सच में सराहनीय है। आप इसकी तारीफ कर सके उतना काम ऐसा है, उतना कंट्रीब्यूशन, उतना आपका योगदान है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। ओके, तो इंडिया को ये इसीलिए दिया गया था क्योंकि इंडिया जो थी वो पहली कंट्री बनी थी, ओके, फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, चंद्रयान 3 के थ्रू। देखो, थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन चंद्रयान 3, ओके, लॉन्च बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा। इसकी लॉन्च डेट थी 14 जुलाई 2023। अवार्ड अब इसे दिया था, ठीक है। लैंडिंग पॉइंट नेम वॉज शिवा शक्ति रॉकेट LVM-3 फैट बॉय लॉन्च्ड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, अरुणाचल प्रदेश। इज दैट क्लियर टिल हियर? ठीक है, सो यहाँ पे आपको आई होप पता चला होगा कि चंद्रयान 3 के बारे में हमने किस तरीके से एक अवार्ड जीता। मतलब चंद्रयान 3 सच में इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। अगेन ये अवार्ड इंडिया को इसलिए दिया गया क्योंकि इंडिया जो है वो पहली कंट्री बना मून के साउथ पोल पे लैंड करने के लिए थ्रू दिस स्पेस एक्सप्लोरेशन। क्लियर टिल हियर? ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जाती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके, अगर आपको इसका जवाब पता है तो, ठीक है। सो जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट कर दीजिएगा कंटिन्यू वर्ड, ताकि आप मुझे पता चले कि आप ये वीडियो कंटिन्यू करना, ये सीरीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपका रिकमेंडेशन, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, ओके, वो हमें ये प्रोत्साहन देते हैं कि हम आपके लिए कुछ ऐसा नया करते रहें। ओके, इस सीरीज़ के माध्यम से 2024 में जितना भी कुछ नया हुआ है और 2025 में अगर उससे जुड़ा हुआ कुछ होगा तो आप आसानी से लिंक कर पाएंगे। ओके, और एज ऑलवेज अर्ली बर्ड्स हमेशा लाइफ में अर्ली ही होते हैं हर चीज़ में। तो आप अभी से अगर करंट अफेयर्स के ऊपर इतनी ग्रिप रखने लगेंगे तो आपको आगे जाके बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, सो दैट्स इट। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। जय हिंद, जय भारत।